हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा, उसका इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 11.2। इसमें हम क्या सीखेंगे कि ज्योमेट्री में और अर्थमेटिक में अलजेब्रा का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था मेंसुरेशन में हमने क्या फाइंड आउट किया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल। और अर्थमेटिक जब हमने पढ़ा था होल नंबर्स में हमने क्या देखा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल अलजेब्रा में करेंगे। हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल अलजेब्रा में कैसे होता है। वहां पर हमने नंबर्स के हिसाब से देखा था कि हमें एक स्क्वायर दे रखा होता था और उसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता था। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर है तो ये किसी ना किसी लेंथ का होगा, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं एस। हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो एस है। स्क्वायर है तो ये हर एक साइड इक्वल लेंथ की होगी। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 को ऐसे लिखेंगे और साइड हमने एस ले रखी है तो एस लिखेंगे और इसको हम लिख देंगे 4s। एग्जाम्पल के लिए अगर हम s को 10 ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसकी जो साइड है वो 10 लेंथ की है, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर लिख लें तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और S चूंकि वेरिएबल है और वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना यानी चेंज होना, तो S की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो हमारा पेरीमीटर कुछ और आएगा। लेकिन ये हमें एक रूल मिल गया कि हम S की वैल्यू बदलते रहेंगे, हमें हर एक स्क्वायर का पेरीमीटर मिलता रहेगा। अब आते हैं हम रेक्टेंगल के ऊपर। तो यहाँ पे रेक्टेंगल हमारा किस तरह से होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हों। तो हमने यहाँ पे इसको मान लिया L, इसको मान लिया B। ये दोनों हमारे वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे L और B ये वेरिएबल हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B। तो ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अब चूंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है तो L और B की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे L अगर हम 10 ले लेते हैं, B अगर हम 5 ले लेते हैं, ये दोनों वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू 30। और अगर इनको हमने सेंटीमीटर में लिया है तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लेंथ को सेम रखें, L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ को चेंज कर दें, B इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल्स टू 2 इंटू L की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 10। यहाँ पे जो है हमने 2L लिख रखा है, ठीक है। 2L का मतलब होता है 2 मल्टीप्लीकेशन L। तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 12। 20 में 12 ऐड करेंगे 32 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्री में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक जब हमने होल नंबर पढ़ा था तो वहां पर क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पहली वाली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, फॉर एडिशन के लिए, एडिशन। यहाँ पे जैसे हमने अगर लिया 2 और 3, तो 2 प्लस 3 जो है वो 3 प्लस 2 के इक्वल आता है और दोनों का आंसर आएगा 5। तो ये तो हमने एक पर्टिकुलर नंबर ले लिया, 2 और 3, 3 और 2।
इसी तरह से अगर हम नंबर और ले लेते, जैसे हमने ले लिया 7 + 5 = 5 + 7, ये क्या आएगा हमारा 12। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है यहाँ तक, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस तरह से ये पर्टिकुलर नंबर्स ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा रूल ही लिख देते हैं जिसमें आप कोई भी नंबर लें तो हमेशा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो उसी लिए हम यहाँ पे लिखेंगे a + b = b + a। यहाँ पे a और b हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे हैं वेरिएबल्स। अब यहाँ पे a और b की जगह पर हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते थे, जैसे अगर 2 और 3 ही ले लें तो 2 × 3 = 3 × 2, यही होता है। 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6 = 6। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पर ये भी हमारा एक पर्टिकुलर नंबर है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। 2 जहाँ पे, यहाँ पे a लिख लेते हैं, 3 जहाँ पे, यहाँ पे b लिख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे b हो जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा। अब यहाँ पे a और b वेरिएबल है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हम रख सकते हैं। यहाँ पे हमने बीच में क्रॉस वाला ये साइन लगाया हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं ba। जब वेरिएबल लिखा होता है, चाहे वो नंबर के साथ हो, चाहे वो वेरिएबल के साथ हो, तो उसके बीच में इस तरह के निशान अगर नहीं लगे होते हैं तो इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दूसरा आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे यहाँ पे अगर लिखें हम 4, ये लिखें 2 + 3, तो ये हमारा इक्वल आएगा 4 × 2 + 4 × 3 के। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पहले अगर हम मल्टीप्लाई करें नंबर्स को और फिर ऐड करें तो जो आंसर आएगा, या फिर पहले हम ऐड कर ले फिर मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर यहाँ पर आएगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देख भी सकते हैं, जैसे ये 4 है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे 2 + 3 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ये इक्वल हो जाएगा 4 × 2, 4 × 2 क्या होगा 8 + 4 × 3 = 12। यहाँ पे 4 × 5 = 20 और यहाँ पे 8 + 12 20। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आंसर सेम हो गए। तो ये तो पर्टिकुलर नंबर के लिए है। तो यहाँ पे भी अगर हम वेरिएबल का इस्तेमाल करें तो 4 की जगह पर रखेंगे a और 2 की जगह पर b, 3 की जगह पर हम c रखेंगे। ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे a × b, तो यहाँ पे a × b प्लस, सिमिलरली यहाँ पे 4 की जगह पर a पुट करेंगे, 3 की जगह पर c, और इसको हम अगर इन साइन को हटा दें तो इसको हम लिख सकते हैं ab + ac। ये हो जाएगा ab + c = ab + ac। तो ये हमारा रूल बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाई एल। कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी हर एक साइड इक्वल लेंथ की हो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे हर एक साइड इक्वल लेंथ की है। तो यहाँ पे जो साइड दे रखी है वो क्या दे रखी है, एल दे रखी है। एल हमारा क्या एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे एल हमारी साइड दे रखी है। आगे कहता है एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर एक्सप्रेस करना है एल का इस्तेमाल करके। जब हमने मेंसुरेशन पढ़ा था तो वहां पे हम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते थे, जैसे अगर हमें कोई ट्राइंगल दे रखा है इस तरह से हम अलग से ले लेते हैं, ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है। तो पहले तो पेरीमीटर हम इस तरह से फाइंड आउट करते थे 2 + 2 + 2। यही हमारी एक्चुअल डेफिनेशन है कि उनकी साइड्स का जो लेंथ है उन सबका सम। और अगर हमें कोई स्पेशल फिगर मिल जाता था तो हम वहां पे फार्मूला बना लेते थे, जैसे यहाँ पे 2 + 2 + 2 यानी कि ये 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 3 साइड हैं, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे × 2, तो ये भी हमारा 6 आएगा। तो ये हमारा फार्मूला होता था 3 × साइड। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्या आएगा, ये पेरीमीटर पहला तो इस तरह से कर सकते हैं L + L + L,
और जब भी हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो उसमें दरअसल क्या ऐड होता है, इसके जो पहले दे रखा हो। जैसे अगर यहाँ पे 2x प्लस 3x इस तरह से दे रखा है तो हम इनको ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 यानी कि 5x। इस तरह से यहाँ पे चूंकि कुछ नहीं दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होता है, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम इन सबको ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3l। दूसरा तरीका क्या है, हम डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 इंटू साइड, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला है। तो इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड की हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, साइड क्या दे रखी है l, तो ये हो जाएगा 3l। तो अब इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं आंसर में। यहाँ पे लिखेंगे हम साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये क्या दे रखी है, l दे रखी है। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 3 इंटू एल, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3l। तो हम आंसर में इसको लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमने समझाने के लिए बोला, ये 2 लाइन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन समाप्त। 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन फिगर 11.10 इज डिनोटेड बाई एल। यहाँ पे फिगर 11.10 जो है वो दे रखा है एक हेक्सागन जो कि रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसकी हर एक साइड इक्वल लेंथ की हो और यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारे सेम होने चाहिए। आगे कहता है कि एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल। तो एल का इस्तेमाल करके हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। हिंट भी दे रखा है, हिंट क्या दे रखा है, आर रेगुलर हेक्सागन हैज ऑल इट्स 6 साइड्स इक्वल इन लेंथ, यानी रेगुलर हेक्सागन की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। अब यहाँ पे ये हेक्सागन बनाते कैसे हैं, यहाँ पर ये भी ऐसे ही दे रखा है प्रोसेस टाइप का। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। उस सर्कल में हम कोई भी एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से जो कि सेंटर से होके जाए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे जो सेंटर है ये सर्कल के सेंटर पे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। और यहाँ पे इस लाइन को हम यहाँ पे 60 पे पॉइंट आउट करेंगे और इधर जो है यहाँ पे 120 पर। तो फिर क्या करेंगे, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। तो हमें सर्कल के अंदर इस तरह से ये षटकोर टाइप का बन जाएगा और फिर इसके यहाँ पे कॉर्नर से इनको मिला देंगे तो हमारा हेक्सागन तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो पेरीमीटर जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर साइड्स की लेंथ का सम होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो ये l दे रखा है प्लस ये l हो जाएगा प्लस l प्लस l, 6 साइड होगी तो 6 होंगे यहाँ पे l, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया पहला तरीका। और चूंकि यहाँ पे देखो इससे पहले कुछ नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, हम जब जो है वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो दरअसल हम लोग उसके कॉफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, तो ये कितने 1 है, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6l। 6l का मतलब होता है 6 इंटू एल, मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों के बीच में। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट हम फार्मूले का इस्तेमाल करें। फार्मूला हमारा क्या होता है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो जितनी साइड्स होंगी उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये हेक्सागन है तो कितनी साइड्स हैं, 6, तो 6 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइड जो दे रखी हो। तो यहाँ पे हमें साइड क्या दे रखी है, l दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू एल और इसको लिखेंगे 6l। अब इसका हम जो है सोल्यूशन देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे और लिखेंगे साइड ऑफ एन हेक्सागन, यहाँ पे रेगुलर भी होगा तो यहाँ पे लिखेंगे रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू एल। इसकी साइड हमने मान ली एल दे रखी है। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 6 इंटू एल, यह आ जाएगा 6l। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन फिगर 11.11।
एक क्यूब जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है? जिसकी लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो। आगे कहता है कि इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर। इसके पास 6 फेस हैं और सारे क्या हैं? एक आइडेंटिकल स्क्वायर है, यानी एक जैसे स्क्वायर है। और अगर हम इस तरह से किसी क्यूब को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने रूम को कंसीडर कर लेते हैं। तो आप अपने रूम के बारे में सोचिए कि उसमें कितनी साइड्स हैं। हम यहाँ पे जो है इस क्यूब की बात करेंगे और आप उसको अपने रूम से इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है। आगे कहता है कि द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाई एल। एज क्या होती है? जो इसकी किनारी है, ठीक है, जहां पे ये दो दीवारें या छत और दीवार दोनों मिल रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एज। आगे कहता है कि फाइंड द फार्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब। तो हमें फार्मूला बताना है टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब। अब यहाँ पे पहले तो हमें एज पता होना चाहिए कितनी है। जितनी होंगी उसको हम एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले एज काउंट कर लेते हैं। तो एज हम किस तरह से काउंट करेंगे? सबसे पहले तो हम इन वर्टिकल लाइंस को काउंट कर लेते हैं। कितनी है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन 4 हो गई। और यहाँ पे ये ऊपर कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये भी 4 है। इस तरह से अगर डाउन में देखें तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी ये 4 है। तो ये क्या आ जाएगा? 12। तो इसका मतलब इसके पास 12 एज है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ एज क्या हो जाएगी? या तो एल को हम 12 टाइम्स ऐड करें या फिर हम 12 को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे एज ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब का एज क्या हो जाएगा? इसको हम मान लेते हैं एल। और आगे लिखेंगे हम नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देयर फॉर टोटल लेंथ ऑफ एजेस, वो हो जाएगा हमारा 12 इंटू एल। या फिर एल प्लस को अगर हम 12 टाइम्स लिखेंगे तो हम उनको भी ऐड करेंगे तो हमारा 12 एल ही आएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 12 एल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच ज्वाइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड आल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डायामीटर जो है वो सर्कल की एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से होके जाती है और जो 2 पॉइंट्स को मिलाती हो सर्कल पे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक लाइन है ए बी जो कि सेंटर से होके जा रही है और सर्कल्स के इन 2 पॉइंट्स को मिला रही है। तो इसी को बोलेंगे हम डायामीटर। और यहाँ ब्रैकेट में भी दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर 11.12। ये हमारा जो फिगर 11.12 दे रखा है इसी को बात कर रहा है। ए बी इज अ डायामीटर ऑफ सर्कल, सी इज इट्स सेंटर। तो यहाँ पे ये जो ए बी है ये डायामीटर है इस सर्कल का और ये जो सी है ये सेंटर है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि एक्सप्रेस द डायामीटर ऑफ दिस सर्कल डी। तो यहाँ पे डायामीटर को डी से डिनोट किया है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस आर, और इसका रेडियस आर दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें डी और आर में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, सर्कल हमारा क्या है? ये हमारा सर्कल है और इसकी रेडियस क्या है? ये आर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से लेके अगर हम किसी सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन खींचें, जैसे यहाँ पे ये, तो ये हमारा रेडियस है, इसकी लेंथ भी आर ही होगी, लेंथ हमारी सेम रहेगी। इस तरह से अगर हम यहाँ पे भी एक लाइन इस तरह से खींच दें तो ये भी हमारी रेडियस आर रहेगी। अब अगर हम इस डायामीटर को देखें तो इस डायामीटर को क्या डिनोट किया गया है? डी से। ये पूरी लेंथ जो है डी से बोली है डायामीटर, यहाँ पे लिख रखा है। अब अगर हम इसको देखें तो यहां से यहां तक की लाइन क्या है? आर, क्योंकि जब इसको यहां तक ले जाएंगे तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा और रेडियस जो है वो इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये भी आर होगा। सिमिलरली यहां से यहां तक ये भी आर होगा। तो डी जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इन 2 आर को ऐड कर देंगे तो आर प्लस आर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट 1 होता है, इसका कॉफिशिएंट 1 होता है, तो 1 + 1 2 आर। और ये 2 आर जो है ये हमारा क्या है? यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हमें क्या दे रखा है? डी। तो इसका मतलब डी जो है वो आ जाएगा 2 आर।
यही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। अब इसको हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पे लिखेंगे डायामीटर ऑफ सर्कल डी। तो सर्कल का जो डायामीटर है उसको हमने डी से डिनोट किया है और ये किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू आर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 2r और इसी को लिखेंगे हम d इज इक्वल्स टू 2r। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इन 3 नंबर्स का सम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27 टू गेट 41। जब भी हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले 2 नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर जो आता है उसमें हम तीसरा नंबर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि इसने पहले 14 और 27 को ऐड किया तो हमें 41 मिल गया, एंड देन ऐड 13 और उसके बाद में हमने इसमें 13 ऐड किया टू गेट द टोटल सम 54 और फिर हमें जो मिला 54 मिला। और या फिर हमारा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा दे रखा है वी में ऐड 27 एंड 13। यहाँ पे हमने 14 और 27 को ऐड किया था और यहाँ पे हम पहले 27 और 13 को ऐड कर रहे हैं टू गेट 40 एंड देन ऐड 14 टू गेट दिस सम 54। तो यहाँ पे पहले हमने 27 और 13 को ऐड किया तो हमें 40 मिला और 40 में हमने 14 ऐड किया तो 54 मिला 10। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें भी 54 आंसर आया, इसमें भी 54 आंसर आया। तो इन्हीं दोनों तरीकों को यहाँ पे इस तरह से नंबर्स में लिख दिया। पहला वाला जो तरीका था वो हमारा ये था, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रैकेट लगाए इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे और ये हमारा आंसर क्या देगा, 54। दूसरा तरीका क्या था कि पहले हम 27 और 13 को ऐड करेंगे तो हमें 40 मिलेगा, 40 में हम 14 को ऐड करेंगे तो हमें 54 मिल जाएगा। तो आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसीलिए ये जो दोनों तरीके हैं ना ये इक्वल होंगे। यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर नंबर्स ले रखे थे 14, 27, 13। यहाँ पे कह रहा है कि या जो है कोई भी हम 3 नंबर लें उसके लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। जिस तरह से इंट्रोडक्शन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी तरह से ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। आगे कहता है कि एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ होल नंबर। कह रहा है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हमने चैप्टर होल नंबर जो चैप्टर था उसमें हमने इसको पढ़ा हुआ है। इन अ जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल ए बी सी। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को हमें जनरल वे में लिखना है इन 3 वेरिएबल्स को यूज करके। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये 14, 27, 13 3 नंबर्स दे रखे हैं तो हमें 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा जनरल वे इज, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारा जनरल वे हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।